जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले पेट्रोल बम जो कि आज आवाम के ऊपर एक बार फिर गिरा दिया गया है और एक बेतहाशा और इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा करवा दिया गया है। अब इस वक्त मुल्क में निगरान सेटअप इन प्लेस है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं, कुली तौर पर नहीं। सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म सेंटर अनवारुल हक काकड़ इन प्लेस हैं और उन्होंने 14 अगस्त को अपने ओहदे का हलफ उठाया है और जो भी फैसले हुकूमत की तरफ से करने होते हैं इस नौयत के, पेट्रोल में इजाफे के या दीगर मामलात के हवाले से, इसके लिए कैबिनेट इन प्लेस होना लाजमी है। तो ये फैसला जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का है, ये गुज़श्ता हुकूमत यानी कि PDM प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये फैसला हो गया था, सिग्नेचर हो गए थे, कैबिनेट से मंजूरी हो गई थी। उसके बाद एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके तहत नोटिफिकेशन आया और आज से ये कीमतें, कल रात से ये कीमतें बढ़ा दी गई, जिसके बाद आवाम के ऊपर इतना बड़ा, और हमेशा हम कहते हैं पेट्रोल बम, और अब तो ये बम आवाम पे इतने गिरते रहे हैं कि जितना भी चीखते रहें आवाम, जितनी भी उनकी जो कुव्वते खरीद है, जो उनकी सकत है, वो जितनी भी इस बम का शिकार हो जाए, लेकिन जो इक़्तिदार में हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस पेट्रोल बम का, इसे निगरान हुकूमत के खाते में डालना फिलहाल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो केयरटेकर सेटअप है, जो केयरटेकर कैबिनेट है, वो इन प्लेस नहीं है और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने इस समरी पे दस्तखत नहीं किए। ये गुज़श्ता हुकूमत के खाते में जाएगा, PDM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और जब उनसे बात की जाएगी तो वो जाहिर है इसको लामहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालेंगे कि ये तसल्सल 2018 से चलता आ रहा है, जिसमें कोई ज़्यादा गलत नहीं होगा। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत PDM प्लस पीपल्स पार्टी से यही सवाल रहेगा हमेशा कि फिर वो हुकूमत में आए क्यों थे, 7 साल की परफॉर्मेंस में कितना रिलीफ वो आवाम को दे पाए। तो एक तो फिलहाल जो केयरटेकर सेटअप है, सेंटर अनवारुल हक काकड़ एक बड़ी अच्छी चॉइस हैं और निगरान काबीना के नाम भी फाइनलाइज हो चुके हैं। आज सामने आने थे, हो सकता है कि रात गए तक सामने आ जाएं या कल तक सामने आ जाएं, जो कि बड़े अच्छे नाम होंगे। नाम मेरे पास भी आ चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर डिस्क्लोज किए जाएं तो बेहतर है, मुनासिब है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम PDM प्लस पीपल्स पार्टी से ये सवाल करेंगे कि अपने 7 साल में महंगाई के हवाले से आवाम को वो कोई ख़ास रिलीफ नहीं दे पाए। अब इलेक्शंस में तो जाना है, तो किस तरह इलेक्शंस में जाएंगे जबकि आज होने वाले पेट्रोल बम के इजाफे को भी उनके ही खाते में तस्वुर किया जाएगा। अब अवाम के पास वो क्या स्लोगन लेके जाएंगे, और जहां पर हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अवाम के पास जाने की बात कर रहे हैं, वहां पे सवाल ये भी रेज होगा आज के प्रोग्राम में कि क्या इंतखाबात फरवरी 2024 में होने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ को यकीन है कि फरवरी 2024 में इंतखाबात होंगे, और राजा रियाज जिनका ताल्लुक अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है, उन्होंने कहा कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन फरवरी में हों, और इस हवाले से जो खबरें हैं वो ये कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने इस पे इत्तेफाक कर लिया है कि फरवरी 2024 में ही इलेक्शन करवाए जाएं। क्या वाकई इस खबर में कोई सदाकत है? फरवरी 2024 में ही क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि जाहिर है आईनी मुद्दत से बाहर हैं। तो क्या ये आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और ये यकीन दहानी कहाँ से आई है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, अगर इसमें कोई सदाकत है कि अगले साल फरवरी में इलेक्शंस होने हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ इलेक्शन के ही हवाले से। अब नई मरदमशुमारी तो हो चुकी है, हल्का बंदियां होनी हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन का आज इजलास होना था। नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन कमीशन का पहला इजलास बेनतीजा क्यों रहा? इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला क्यों नहीं कर पा रहा? सियासी जमातें इसके हवाले से क्या सोच रही हैं? और कौमी असम्बली तहलील होने के 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे पा रहा? ये वो सवालात हैं जिनका आज हम प्रोग्राम में इहाता करेंगे। इसके अलावा 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। क्या अदालत एक बार फिर इलेक्शन के मामलात में, और इलेक्शन भी वो जो कि जनरल इलेक्शंस हैं, क्या उनमें मुदाखलत कर सकती है? और इंतखाबी इस्लाहात बिल 2023 जो पास हो चुका था, उसके तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ECP को दे दिया गया है, और अब इस मामले पे वो सदर से मुशावरत का पाबंद भी नहीं रहा। तो एक तरफ इंतखाबी इस्लाहात का बिल, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पंजाब और KP के हवाले से इलेक्शंस के हवाले से फैसला। तो अब
सुप्रीम कोर्ट बार जो सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेके पहुंच गई है, तो आला तरीन अदालत से क्या तवक्को की जा सकती है? क्योंकि एक तरफ सियासी जमातें खबर के मुताबिक मुत्तफिक हैं फरवरी 2024 में इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट बार कहती है 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद है, इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी आ चुका है। तो इस सारे मामले में इसमें से हल कहां से निकलेगा? पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से क्या कहती हैं? फिर इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है तमाम केयरटेकर सेटअप्स को कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। इस पे पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ क्या होगा जानने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ और मामलात के हवाले से प्रोग्राम में आज डिस्कशन करेंगे कि साइफर की कॉपी मुबैना तौर पे गुम करने के हवाले से पीटीआई चेयरमैन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आजम खान आज एफआईए के सामने पेश हुए। मजीद सवालात के जवाब उन्होंने दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई बतौर सियासी जमात कितनी मुश्किल में है। तो ये वो मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास नून लीग से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दो इंतहाई सीनियर, मरकजी, सरकर्दा और बड़े मोतबर नाम है, बड़े बेहतरीन नाम हैं। अवाम इनको सुनती है, इनकी गुफ्तगू पे यकीन भी रखती है। मुस्लिम लीग नून से हैं सेनेटर आसिफ किरमानी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी, साबिक वज़ीर आज़म के साबिक मुशीर रह चुके हैं। आसिफ किरमानी साहब, मुस्लिम लीग नून क्योंकि आपके वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये जो पेट्रोल बम में आज इजाफा हुआ है, आपको तकलीफ तो डेफिनेटली पहुंची होगी। आप हमेशा अवामी ज़बान में बात करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये खाता आपकी ही जमात की साबिका हुकूमत पे जाएगा, निगरान हुकूमत पे नहीं डाला जा सकता। ये किरमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल था कि कायरा साहब मेरे मोहतरम सीनियर हैं, आप उनसे बात शुरू करते हैं, उनसे भी हम रहनुमाई लेते हैं। चलें, आपका जो इंट्रो था वो तो कोई 3 घंटे का पूरा एक पर्चा है जिसको हल करना इस प्रोग्राम में ज़रा मुश्किल है। सर आपके पास भी 3 घंटे पूरे होंगे जवाब देने के लिए, इक्विवेलेंट होगा मेरे इंट्रो के। मैं लाइटर नोट की बात करता हूँ पूरा इन्होंने अहाता कर दिया। खैर, हैविंग सेड दैट, एक तो शुक्रिया आपका। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा, देखिए अगर फिर इंसाफ से काम लेना है जी, तो फिर पीछे जरा चले ना। जब 2008 से मैं फिर बात शुरू करूंगा, 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी का दौर, फिर उसके बाद 2013 से मुस्लिम लीग नून का दौर। और जब मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट छोड़ी तो उस वक्त पेट्रोल जो था वो 64 रुपये लीटर था और बाकी भी आपके सामने सारे चीज़ें, आपके बिजली का यूनिट, जो चीज़ें थी। और 2013 से लेके 2016 तक नवाज शरीफ की हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम कामयाबी से चलाकर उसको खुदा हाफिज कह दिया। कौन लोग थे जो कहते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे? देखें ना, ये रेपिटेशन है, लेकिन बात करनी पड़ती है क्योंकि लोगों की मेमोरी जौन सी है वो भूल जाते हैं। कौन था जो कहता था मैं खुदकुशी करूँ? कौन था जिसने 4 वज़राए खजाना तब्दील किया? और कौन था जिसने अब अपनी जाती हुकूमत देखी तो वो मुआहदे को तोड़ गया IMF से? और उसके बाद उसके वजीर खजाना रिकॉर्ड पर है कि जो अपने 2 वजीरों को कहता है सूबों में कि IMF के इनको गारंटी मत दो और उनको इस मुआहदे की एक्नॉलेजमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। कहने का मतलब ये है कि जब आप बात करेंगे हम, तो फिर इंसाफ की बात होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को ये तबाही के, जिन्होंने माशियात का भी बेड़ा गर्क किया, इखलाकियात का भी बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान को दिवालिया की हद तक ले आए। तो मैं ये समझता हूँ आखिरी सेंटेंस कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इत्तेहादी हुकूमत ने कम अज़ कम, और अब आप हमें कोई क्रेडिट दें ना दें, वो अवाम में हम जब जाएंगे हमारी कारकर्दगी जो नवाज शरीफ की है या दूसरी, उस पर अवाम फैसला कर लेगी। लेकिन एक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत की ताज़ी हुकूमत को क्रेडिट दें कि वो जो सुबह दोपहर शाम दिवालिया का मंत्रा होता था, कम अज़ कम पाकिस्तान दिवालिया से निकल आया। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये तकलीफ दे सूरत हाल है। मिडिल क्लास सर एक जुमले की इजाजत दे दीजिए। PDM प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो करके गई है अवाम के साथ, वो कह रहे हैं कि जी हमने आपका गला नहीं काटा, आपको ज़िबा नहीं किया, आपके हाथ पांव काट दिए, आप इस पे शुक्र कर लें। आपके पास क्या चॉइस थी, मुझे ये बताइए। जब प्राइम मिनिस्टर फिर कहता है कि बेगर्स नॉट चूजर, उसको भी एतराज किया जाता है। मुझे बताइए ना, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा 75 सालों में किस हुकूमत ने कर्जे लिए?
کوئی پوچھنے والا ہے ان کو کہ وہ قرضے جو ان سے تھے عوام کی کہاں آپ نے ایک اینٹ بھی لگائی کوئی انفراسٹرکچر کوئی عوام کو ریلیف دیا؟ ادھر کوئی بات نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اتحادی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جن حالات میں غریدہ بی بی یہ ملک ملا، لوگ کہتے ہیں جی ہر بار پرانی حکومت پہ ڈالتے ہیں کرتے ہیں. نو، دیز آر دا گراؤنڈ ریئلٹیز. آپ خود دیکھیے کہ جن حالات میں ملک ملا، آئی ایم ایف تو آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ آئی ایم ایف کہتا تھا کہ تم لوگ جو ان سے جھوٹے ہو. کیوں؟ کہ عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا تھا، کر کے معاہدہ توڑا تو ظاہر ہے لکیریں نکلوائی گئی ہماری. بات یہ ہے اصل چیز جو ہے کہ اس ملک میں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ سیکریفائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یہاں کی سیلریڈ کلاس کا نکالا جاتا ہے کچومر، مڈل کلاس کا نکالا جاتا ہے مجبوراً، کیونکہ کوئی بھی حکومت ہو. یہاں میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں اور میں ایکنالج کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں اس اشرافیہ کے سامنے باندی یا غلام بن کے کھڑے ہیں. اس میں جب تک یہ اشرافیہ کو لگام نہیں ڈالیں گے، جب تک ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے، اسی طرح پیٹرول بھی بڑھتا رہے گا، بجلی بھی بڑھتی رہے گی اور ہمیں آئی ایم ایف کا محتاج ہونا پڑے گا. یہ بڑی زبردست باتیں ہیں کرمانی صاحب، بہت زبردست باتیں ہیں، لیکن سیاستدانوں کو ہمیشہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کیونکہ جمہوری حکومتیں آپ لوگوں کی رہی ہیں. یہ سب کام آپ لوگوں نے کرنے تھے، کسی اور پہ اس کا کھاتا نہیں ڈالا جا سکتا. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گے. سوال میں پہلا آپ سے ہی کرنا چاہ رہی تھی. کرمانی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ ان کے لیے بھی معتبر ہیں، سب کے لیے معتبر ہیں، سب کے لیے سینئر ہیں، لیکن چونکہ وزیر اعظم نون لیگ کا تھا اس لیے کرمانی صاحب سے میں نے پہلا سوال یا ان کو عوام کے لیے جواب دے میں نے پہلے کیا. بٹ قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ جو آج پیٹرول بم میں اضافہ ہوا ہے، جواب تو پیپلز پارٹی کو بھی دینا پڑے گا جب آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے. روٹی کپڑا مکان تو خواب ہو گیا اب عوام کے لیے. غریدہ، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم تھے، وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نہیں تھے. ان کے تمام فیصلوں میں ہم شامل تھے، اس کے اچھائی اور برائی میں ہم شامل تھے. آج کے پیٹرول بم کی برائی میں بھی آپ لوگ شامل ہیں. میں اس پہ بھی آنے لگا ہوں، ذرا اس پہ بھی میں تسلی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک، لیکن پہلے میں ذرا یہ کریکشن کر لوں کہ وہ مسلم لیگ کے وزیر اعظم نہیں تھے. وہ مسلم لیگ کے لیڈر ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خریدہ صاحب نے جس طرح اپنا پورا انٹرو دیا نا، میں سچی بات ہے میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنے انٹرو کو ذرا غور سے سنیے گا کسی وقت. اور یہ آپ نہیں صرف کہہ رہے، یہ سارا میڈیا کہہ رہا ہے اور اس طرح نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ سیاستدانوں نے، اس حکومت نے بم گرا دیا عوام پہ، عوام کو برباد کر دیا، عوام کی سانس مشکل کر دی. اب عرض یہ ہے کہ بم گرانے کا کیا شوق ہوتا ہے؟ حکومت کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتیں جن کی حکومتیں ہوتی ہیں انہوں نے عوام سے ووٹ لینے جانا ہے، اور ووٹ شروع ہونے سے اب کی حکومت ختم ہونے کے ایک ہفتہ پہلے یہ تو اب آئے نا 17-17.5 روپے کا اضافہ، 20 روپے کا اضافہ ہماری اپنے ہوتے ہوئے ایک ہفتہ پہلے کیا. کیوں؟ ایک بات آپ کو سمجھ آتی ہے، پاکستان کے باقی اکانومسٹ کو سمجھ آتی ہے، عام عوام کو سمجھ آتی ہے. کیا ہم احمق ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں تو اپنے فیصلے اپنے لفظ منہ سے نکالتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کن الفاظ میں تولا جائے گا، اس کی کیا قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی. اس کے باوجود کہ وہ فیصلے جس سے آلریڈی مہنگائی سے تنگ عوام مزید تکلیف میں ہوں، اگر ہم وہ فیصلے کر رہے ہیں تو کچھ ایسی ہی مجبوریاں ہیں نا. اب آپ نے تو صرف تنقید کرنی ہے، کر دی، بسم اللہ. اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر ہم پیٹرول کا جو آلریڈی آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھی ہے، اگر آپ وہ پاس آن نہیں کرتے تو دو طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک تو آپ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا ہوا اس کو ختم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے وہ جو انٹرنیشنلی مارکیٹ میں پرائس بڑھی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو پاس آن پرائس بڑھانی پڑی، اس کا ابزارب کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ سبسڈی دیں. آپ کیا کریں؟ آپ اور قرض لے لیں. آپ کیا کریں؟ آپ اور نوٹ چھاپ لیں. کیا اس سے بہتری آ جائے گی؟ انفلیشن ہوگی. اگر آئی ایم ایف آپ کا قرض روک دیتا ہے، آپ کی قسط ختم کر دیتا ہے، آپ کا معاہدہ تعطل میں چلا جاتا ہے، تو پھر تو میں مانتا ہوں چاہے یہ ہو کہ یہ پیسہ میری جیب میں گیا، وزیر اعظم کی جیب میں گیا، پھر تو میں
पूरी मानूं कि बम गिरा दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सवाल करते हुए ये तो जरूर सोचें कि इसका क्या फायदा था, इस मनफी अमल का। बिल्कुल ये मनफी अमल है, बिल्कुल ये तकलीफदेह अमल है, लेकिन हमें क्या फायदा था कि हमने कर लिया। ऐसी ही मजबूरियां हैं इस मुल्क को चलाने के लिए, सिर्फ लफ्जों से खेलने के लिए या तनकीद करने के लिए और सूरत है। आज गरीदा अमल यह है, हुकूमत ऑलरेडी हर साल हमने को 7,000 अरब रुपए का कर्जा लेना है। हमने दुनिया से मुआहदे किए हुए हैं, उन मुआहदों में ये बातें तय हैं। अब आप जरा ये बताइए कि यही सब्सिडियां दे दे के इस वक्त हमारी सिर्फ गैस की सर्कुलर डेट जो है वो 1200 अरब की है, बिजली का सर्कुलर डेट 2000 अरब क्रॉस कर चुका है। ये कैसे मुमकिन है? हम चले, आपका आप क्यों आए, आपने क्यों उनकी हुकूमत भेजी? वो सवाल हम आपको को 10 नहीं 50 नहीं सैकड़ों दफा बयान कर चुके हैं कि ये तो थी इकोनॉमी की सूरत, जो मेरे भाई ने भी बयान कर दी। लेकिन दूसरी तरफ आपका सारा खारजा पॉलिसी बर्बाद थी, दुनिया आपके साथ डायलॉग बात करने को तैयार नहीं थी, आलमी इदारे आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे, दोस्त ममालिक आपसे नाराज थे, मुल्क के अंदर जो इदारों के साथ टकराव की कैफियत थी, इलेक्शन कमीशन को गाली पड़ती थी, फौज के अंदर तकसीम डालने की कोशिश थी, और अपनी मर्जी के आप हुक्मरान लाना चाहते थे, अपनी मर्जी के आप लीडर ला के मुख्तलिफ महकमों में और अपनी सारा कुछ करना चाहते थे। अगर वो चलता तो पाकिस्तान तो बर्बादी के दास्तान होता। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो सियासी हुकूमतें, वो केयर टेकर हों या अवाम की मुंतखब हुकूमतें हों, जब वो फैसले करती हैं तनकीद जरूर करें, ये देखते हुए कि हमारे पास वो अदर क्या ऑप्शन है कि ये फैसला ना करें और ये कर लें, कैसे चीजें सस्ती हो जाएं। और अगर आपका ख्याल है कि हमें भी उसी तरह डुगडुगियां बजा के, हमें भी आलमी इदारों को उन जवाब ठेंगा दिखा के और आवाम को पॉपुलिस्ट नारा लगा के इस ख्वाब में लाना चाहिए था, तो फिर आपका ख्याल हो सकता है हमारे ख्याल में। कायरा साहब, बातें आपकी भी दुरुस्त हैं, किरमानी साहब की गुफ्तगू भी दुरुस्त है, लेकिन ये जवाब जो अवाम को सुनाया जा रहा है ये पिछले 70 साल से सुनाया जाता रहा है। अवाम को रिलीफ चाहिए, आपकी बातें दुरुस्त। खारजा महाज पे आपकी खारजा महाज पे आपकी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया। ये कहें कि ये गलत है। सर, खारजा महाज पे बहुत अच्छा काम किया आपकी हुकूमत ने, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा काम किया। समाजी लेवल पे आपकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो एक तकसीम थी, एक इंतशार था, बहुत अच्छा किया। इदारों के दरमियान जो टकराव की कैफियत थी कम किया। वजीर आजम के ऑफिस की डिग्निटी को बरकरार रखा, उसको वापस लेके आए। सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अवाम आपसे रिलीफ की तवक्को कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे आप लोगों ने पिछले 3.5 पौने 4 साल में अपोजिशन की। आप उसके भी ऊपर भी देखें जरा। सर, एक ब्रेक का वक्त होगा। सर, आपका जवाब ब्रेक से वापस आके लेती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। लाइव प्रोग्राम है, कायरा साहब का मजीद जवाब ब्रेक से वापस आके लेते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है और दीगर मामलात हैं। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है कमर समान कायरा साहब और सेंटर आसिफ किरमानी साहब। जी कायरा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक तो वो फरमाइएगा, दूसरा मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। क्या जनरल इलेक्शंस अगले साल फरवरी में होने जा रहे हैं? कौन से बड़ों में फैसला हो गया है? अगर ये खबर दुरुस्त है, क्या पीपल्स पार्टी के बड़े भी इसमें शामिल हैं? और अगर ऐसा है तो फिर और कौन कौन से बड़े, कहां पर हुआ ये फैसला, कौन कौन से बड़े इसमें शामिल थे? कायरा साहब, आपका स्काइप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी कायरा साहब, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं अर्ज कर रहा था, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, इसलिए कि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब ठीक है। अच्छा, मैं सवाल रिपीट कर, मैं दोहरा देती हूँ। एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले, वो फरमा दीजिएगा। और दूसरा, क्या वाकई ये फैसला कहीं हो चुका है? क्या ये खबर दुरुस्त है कि फरवरी 2024 में ही जनरल इलेक्शंस होंगे? कोई बड़ों में फैसला हो गया है? क्या पीपल्स पार्टी के बड़े भी इसमें शामिल थे? और कौन कौन से बड़े इसमें शामिल थे, अगर ये खबर दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है तो? जी, पहली गुजारिश तो ये है कि मैं ये अर्ज कर रहा था, आपने कहा ना कि हमने लोगों को रिलीफ नहीं दिया। हाँ। पहला हमारा काम ये था कि जो पहाड़ से एक बहुत बड़ी अफरियत की सूरत में पत्थर लड़क रहा था महंगाई का या पाकिस्तान की इकोनॉमी को गर्क करने का, उसको रोकना था, उसको स्लो डाउन करके रोकना।
हमारी पूरी कोशिश इसमें ये रही। फिर आलमी मंडी में जो बहरान आए वो हमारी प्रेडिक्शन में तो नहीं था। अब कोई भी गवर्नमेंट हो, हम हो या ना कोई और गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट होगी उसने पाकिस्तान के अंदर से तो सारी जनरेशन करके दौलत पैदा करके लोगों को रिलीफ नहीं देना, बल्कि आप दुनिया की मंडी के साथ लिंक्ड हैं। हमें दो लोगों को एजुकेट भी साथ साथ करना चाहिए। हाँ, जहाँ गवर्नमेंट की नालायकी, कमजोरी, गलत पैसे हैं, बिल्कुल एजुकेट करना है, बताना है कि आपने ये गलत फैसले किए। लेकिन जहाँ हुकूमतों के पास कोई रास्ता नहीं है, वहाँ हमें थोड़ा सा ये गवर्नमेंटों को रिलीफ भी देना होगा, या उनकी बात भी लोगों को। हमने क्या किया कर लिए, लेकिन हमने पाकिस्तान का जो डेट था, जो हमारा डिफरेंस था इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का, हमने उसको ब्रिज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने जुलाई के महीने में जरा सूरत खराब थी, इससे पहले महीनों में ग्रेजुअली जो हमारा डेफिसिट था वो डेफिसिट ब्रिज हुआ है। बहुत हद तक उसमें बेशुमार कमी आई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की एक्सटर्नल पेमेंट्स में बेहतरी आई। दूसरा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आनी शुरू हुई, बावजूद इसके कि इम्पोर्ट के ऊपर कटघन लगाने की वजह से रॉ मटेरियल कम इम्पोर्ट हो रहा था, इसके बावजूद उसमें बेहतरी। और पाकिस्तान से होनी है उसकी बाकी तफसील किरमानी साहब ने बयान की। जो पिछली हुकूमतों को होता है, ये जो ये किसी एक दिन में फैसला करके दूसरे दिन, या एक महीने में फैसला करके दूसरे महीने में इसका रिजल्ट नहीं आता। अच्छा। आपकी कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज बुनियादी तौर पे ये फैसले कराती है। और आखिरी गुजारिश इसमें यह है, इसीलिए हम इमरान खान की हुकूमत आते ही उनको कहते रहे कि इमरान खान साहब, हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं, केस भुगतते रहेंगे, डालते रहे आप हमसे। और शहबाज साहब ने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था वो था इलेक्शंस के बारे में। जी, आपको याद होगा, आप अपनी टीम को कहिए ये निकालें आपके आर्काइव्स में से। मैं कुछ 4-6 महीने पहले जब ये डिबेट हो रही थी मीडिया में, आप सारे बहस कर रहे थे, सारे मीडिया विदाउट एक्सेप्शन, ये डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान की जो असम्बलियां हैं ये हुकूमत असम्बलियों की मदद बढ़ा दें। कोई कह रहा था कि इमरजेंसी लग जाएगी, कोई कह रहा था कि माशी इमरजेंसी लग जाएगी। मुख्तलिफ बहानों से ये था कि जी असम्बली की मदद बढ़ा दी जाएगी, गवर्नमेंट की मदद बढ़ा दी जाएगी। और मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं है, आईनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। सर, आप तो एक करेक्शन की इजाजत दे दीजिएगा सर, बड़ी माजरत के साथ, एहतराम के साथ। सियासी जमातों के लिए बड़ा आसान होता है कि सारा मुद्दा मीडिया के खाते में डाल दिया जाए, जैसे पाकिस्तान की सारी खराबियों का जिम्मेदार खुदा न खासा मीडिया है। पीपल्स पार्टी नहीं कह रही होगी, लेकिन नून लीग के अंदर से वजीर कानून ने ये बात फरमाई, साबिक होम मिनिस्टर ने ये बात फरमाई, साबिक वजीर कानून, साबिक होम मिनिस्टर ने, कि जो मुल्क में हालात ऐसे हैं, मौसमी इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, असेंबलियां एक्सटेंड हो सकती हैं। गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग ये बात कर रहे थे सर। नहीं, मैं उस पर भी बयान कर देता हूँ, उस पर भी गुजारिश कर देता हूँ। एक, आप मुझसे सवाल कर रही हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कानून के मुताबिक, तो मैं आपके सवाल के जवाब में ये कह देता हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ये लाजम नहीं है कि हो रहा है। आपने मुझसे एक प्रपोजिशन पूछी है, मैंने प्रपोजिशन बताई है आप। ठीक है, ये इसी तरह के सवाल जवाब थे, लेकिन हमारी हुकूमतों की तरफ से कभी किसी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये बात नहीं। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जनरल इलेक्शंस फरवरी में नहीं होंगे, अपनी आईनी मुद्दत 60 या 90 डेज में ही होंगे। नहीं, 60 में तो गए ना, 60 में तो है ही नहीं। ठीक। दूसरी गुजारिश है कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि अगर मर्दमशुमारी जो कि जारी है जी, मर्दमशुमारी का रिजल्ट उस वक्त बड़े तनाज़े उसमें आ रहे थे, बलूचिस्तान से, सिंध हुकूमत, MQM, बाकी जमातें, जमात इस्लामी, सबके एतराज़ात आ रहे थे और हमें नहीं लग रहा था, और आप भी सारे ये कह रहे थे कि इस पे इत्तेफाक राय होना मुमकिन नहीं। तो मैं ये कहता था कि अगर किसी वजह से कभी इलेक्शन डिले हुए तो वो एक बड़ी दूर की कौड़ी है, इन्हीं अल्फाज में कहता था मैं कि वो है ये। अब सवाल ये है कि ये क्यों हुआ। इसलिए 2017 में मैं आपको ले जाना चाहूंगा। 2017 में जब मर्दमशुमारी हुई, उसका रिजल्ट आया तो उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। फिर हमने एक आईनी अमेंडमेंट की थी, आप याद कीजिए, अपनी मेमोरी में से निकालिए, एक आईनी अमेंडमेंट की थी और 2017 की मर्दमशुमारी को टेम्परेरीली एक्सेप्ट करके एक इलेक्शन करा के अगले इलेक्शन से पहले नई मर्दमशुमारी कराने का कहा गया था। इमरान खान साहब के दौर में ये फैसला हो गया कि मर्दमशुमारी कब होगी।
और मर्दम शुमारी डिजिटल होगी, उसकी सारी तफसीलात तय कर दी गई। हमारे दौर में आके वो मुकम्मल हुई, और अगर मुकम्मल हुई तो उस पर इत्तेफाक राय भी हो गया। अब आपका क्या ख्याल है कि हमें अपनी ये आईनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए थी? 2017 का जो कौमी फैसला था और जो आईनी तरमीम थी, क्या उसको पसे पुष्ट डालना चाहिए था? सर, यानी कि पीपल्स पार्टी तैयार है। सर, मेरे सवाल का क्विक जवाब दे दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। टाइम पार्टी तैयार है, लेकिन अगर आपने फैसला करना है कि नई मर्दमशुमारी के तहत चलना है तो फिर आपको फरवरी में जाना पड़ेगा, और अगर पुरानी मर्दमशुमारी जिसके तहत इलेक्शन होते नजर नहीं आते, अगर उस पर जाना है तो फिर 90 डेज है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि अगर आप इस वक्त जो सूरत हाल है इस प्रपोजिशन में, हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो ये है कि हम मिनिमम डिले के साथ मर्दमशुमारी 4 महीने की बजाय 3 महीने में करने की कोशिश करें, इलाका बंदियां, और 1.5 महीने या 40-50 दिन के अंदर इलेक्शन की शेड्यूल दे दें। और इलेक्शन का शेड्यूल आना है 50 दिन पहले। अभी इलेक्शन के शेड्यूल का टाइम नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा। राइट, बिल्कुल ठीक। किरमानी साहब, ये सवाल है कि आपकी तरफ आऊंगी कि बिकॉज आपके तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि नवाज शरीफ को यकीन है कि फरवरी 2024 में होने हैं इलेक्शन, तो मुस्लिम लीग नून ने भी कहीं पर ये फैसला कर लिया है? नून लीग के कौन से बड़े शामिल थे और कौन कौन से बड़े शामिल थे, और क्या इस पर भी यकीन है कि फरवरी 2024 तक या उसमें इलेक्शन लाजमी हो जाएंगे? किरमानी साहब। गुजारिश ये है कि देखिए, कारा साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस पर बात की है, और मैं भी बड़े अरसे से ये कहता रहा कि ये तय करना होगा कि आया मर्दमशुमारी पुरानी पे होने नए पे होने। अब तो लग रहा है कि नई मर्दमशुमारी। अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन का करना है कि आया इलेक्शन कमीशन 90 डेज में उसकी कैपेसिटी है कि वो नई मर्दमशुमारी के तहत कर ले। फिर उसके बाद इलेक्शन स्कीम्स आनी है, उसमें भी 2-3 महीने चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर PMLN के किसी बंदे ने ये बात की है, हमारे लीडर ने, तो उसने ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए कि नई मर्दमशुमारी, डिलिमिटेशन, हल्का बंदियां और इलेक्शन स्कीम, तो इसमें 4 से 6 महीने लगेंगे। अब ये चैलेंज है फॉर द इलेक्शन कमीशन। देखें, केयर टेकर का काम है टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन केयर टेकर से नहीं कराने, इलेक्शन कराने का इदारा, तारीख देने का इदारा वो इलेक्शन कमीशन है। अब ये उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आया वो इस काम को कितनी जल्दी निपटाते हैं। इसलिए हमारी तरफ से ये कहा गया कि लग रहा है कि ये फरवरी में होने चाहिए। लेकिन मैं इस चीज से एग्री करता हूं अपने मोहतरम भाई की कि इसमें जितनी भी कम से कम डिले हो वो मैं समझूंगा बेहतर है, और ताकि लोगों को अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं इंतखाब करने का मौका दिया जाए, और पाकिस्तान में एक 5 साल के लिए एक सियासी हुकूमत आए, जो भी आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, बिस्मिल्लाह, हमें लोग मौका देते हैं, फाइन, ताकि उसको अनइंटरप्टेड 5 साल मिले, ताकि इस मुल्क में कोई पॉलिसी नाम की चीज पर अमल दरामद हो सके। मेरा तो इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आसिफ किरमानी साहब और कमर जमान काहिरा साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आप सीनियर मंजे हुए सियासतदानों के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो कि नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध हैं, उनसे खुसूसी गुफ्तगू रहेगी। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला जस्टिस राइड मकबूल बाकिर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहला सवाल कि बतौर नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध आपके लिए अहम तरीन चैलेंजेस क्या हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि इलेक्शंस हो जाएं और बर वक्त हो जाएं, आइन और कानून के मुताबिक साफ और शफाफ हो जाएं। बहरहाल इलेक्शन का इनकाद और उस सिलसिले में तमाम तर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा जो रोल है वो महज उनको कानून और आइन के मुताबिक मावनत फराहम करना है, और इलेक्शन के लिए फजा जहां तक हम बना सकें साजगार बनानी है, और एतमाद बहाल करना है लोगों का, या मजीद उसको तक़वियत देनी है एतमाद को लोगों की। बिल्कुल दुरुस्त है। तो इन सारे मामलात को यकीनी बनाने के लिए सबसे अहम जो फैक्टर है वो इम्पार्शियलिटी का है, गैर जानिबदारी का है, जो कि इस वक्त इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस अंडर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप अपनी निगरान हुकूमत का सिंध में जो एक गैर जानिबदारी का फैक्टर यकीनी बनाने का मामला है, उसे कैसे आप सर्टन करेंगे?
میں کروں نیوٹرلٹی یا امپارشلٹی کو قائم رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ نیوٹرل ہیں، امپارشل ہیں تو ہیں. البتہ پرسیپشن کی بات ہے، وہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ کوئی غلط پرسیپشن کریٹ. ٹھیک ہے. اور آپ نے کابینہ اپنی تشکیل دینی ہے ابھی. کابینہ کے لیے آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ کس قسم کے نام آپ شامل کرنا چاہیں گے؟ ٹیکنوکریٹ پہ انحصار کریں گے؟ سابق جج صاحبان کو انکلوڈ کریں گے؟ نہیں، اس میں اس وقت ایسا کچھ طے نہیں ہے. جو بیسٹ آف دا بیسٹ کی کوشش ہوگی، جو لوگ کمپیٹنٹ ہوں، لائق ہوں، کمیٹڈ ہوں، آنےسٹ ہوں، ان میں خدمت کا جذبہ ہو اور کوئی اینسیلری خیالات اور مقاصد ان کے نہ ہوں. کوشش یہی ہوگی. تو دیکھتے ہیں کون لوگ سامنے آتے ہیں، کیسے ایوالو ہوتی ہے سچویشن انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر، یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، چاہے پروونسز میں ہو چاہے مرکز میں ہو، اس کے بارے میں اس وقت تاثر یہ پایا جا رہا ہے، رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ شاید یہ اپنی آئینی مدت سے آگے ایکسٹینڈ کرے گا. آپ ملک کا ایک بڑا نام ہے، ایک معتبر نام ہے، ایک نان کانٹروورشل نام رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے نگران سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے جو اپنی آئینی مدت سے آگے ایکسٹینڈ ہو جائے؟ اور کیا یہ آپ کو آئینی لحاظ سے درست لگے گا بطور سپریم کورٹ کے سابق جج کی حیثیت سے؟ دیکھیے، نگران حکومت تو وہی کرے گی جو قانون اور آئین کہتا ہے. جی. اس کے بعید ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. اور الیکشن کا انعقاد اور اس کی تاریخ کا تعین وہ الیکشن کمیشن کرے گا. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات ہیں یا نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آج سپریم کورٹ چلی گئی ہے درخواست لے کے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ اپنی آئینی مدت 90 روز کے اندر ہی ہوں. تو آپ کی اس پہ قانونی رائے کیا ہے، گیون دیٹ کہ آپ ایک صوبے میں نگران سیٹ اپ کا حصہ بھی ہیں، بطور سابق سپریم کورٹ جج کے، ماہر قانون کے، آپ کی اس پہ رائے کیا ہے، قانونی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال تو سپریم کورٹ کے سامنے ہے. یہ میٹر سب جوڈس ہے. اس معاملے کو سپریم کورٹ کو طے کر لینے دیں کہ یہ تمام ہو جائے گی. یقیناً سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ ہوگا اور اس پہ ہر ایک کو عمل درآمد کرنا ہوگا. اور امید کی جاتی ہے کہ وہ آئین و قانون کے مطابق ہوگا اور ملک کے مفاد میں ہوگا. سر، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس وقت یہ معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے، جہاں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ آئینی مدت کے اندر الیکشنز لازماً ہونے چاہیے. یہاں تک کہ اگر بیئر منیمم ڈیلے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بیئر منیمم کی ایک ونڈو جو ہے سپریم کورٹ نے اوپن رکھی ہے. تو اس حوالے سے کہ اب عام انتخابات کا معاملہ درپیش ہے، تو بطور سپریم کورٹ کے سابق جج، سینئر جج، ایک بڑے ماہر قانون کے، آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا وہ فیصلہ پنجاب اور کے پی کا جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ابھی سے کیوں تصور کر کے بیٹھ جائیں کہ آئین و قانون کے خلاف معاملات جائیں گے یا جو آئین و قانون کی قیود ہیں ان سے باہر نکلے گا معاملہ. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. امید یہی کی جاتی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے گا. بہرحال اگر کچھ لوگوں کو شکایت ہے اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں تو لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ دا کوسچن. ٹھیک ہے. سر، اس وقت چونکہ آپ ایک طرح سے ایڈمنسٹریٹو پلس سم ہاؤ اینڈ سم واٹ پولیٹیکل پوسٹ پر بھی آ گئے ہیں، تو بطور نامزد نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے عوام کی بات کی جائے گی. آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کا ویژن، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، گیون دیٹ کہ آج ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، مہنگائی اس سے مزید بڑھے گی، تو آپ کا ویژن، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے سندھ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ دیکھیے، اسٹریٹجی تو میں جب ہی، بلکہ ابھی ذہن میں کوئی اس طریقے سے واضح اسٹریٹجی نہیں ہے. جب چیزوں کو ایگزامن کیا جائے گا اور معاملات کو پرکھا جائے گا، اس کے بعد ہی صلاح مشورے کے بعد کچھ وضع کیا جائے گا. یقیناً پیٹرولیم کی قیمت تو جو ہے وہ صوبائی ایشو ہے بھی نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں بہت سے عوامل شامل ہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مہنگی قیمت کے باوجود ہم اگر کوئی ریلیف فراہم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پوری کوشش و کاوش ہوگی. اور وہ کیوں کر اور کیسے ہوگا، فی الحال قبل اس وقت ہے اس پہ بات کرنا. تو انڈر کے میں ایگزامن کروں ان چیزوں کو اور اپنے جو وسائل ہیں ان کی طرف میری دسترس میں ہو.
ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि नाउ यू हैव बीन प्लेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल हॉट सीट। मैंने पहले भी गुजारिश की कि आप पाकिस्तान का एक मोतबर नाम है, एक मुस्तनिद नाम है, एक गैर मुतनाज़ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है और अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए आप काबिल एहतराम हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल हॉट सीट पे आप आ गए हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव हॉट सीट पे आ गए हैं, इसके साथ कुछ बर्डन भी अटैच होता है कि जब इलेक्शंस करवाने होते हैं तो निगरान हुकूमतों की इम्पार्शियलिटी पे, उनके कंडक्ट पे आफ्टर द इलेक्शंस बहुत बात होती है, बहुत सवालात होते हैं, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रेज किए जाते हैं। गिवन दैट के सिंध की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है काफ़ी वॉलेटाइल है, वहाँ पे मर्दमशुमारी के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत से एप्रीहेंशंस हैं। तो नाउ दैट यू हैव एक्सेप्टेड दिस पोजीशन, क्या आप इस पोजीशन की कॉस्ट बेयर करने के लिए भी तैयार हैं आफ्टर इलेक्शंस या किसी भी वक्त में? ऑफ कोर्स ये मैं बहुत यानी कि शुरू में तो मुझे बहुत तजज्जुब था, बहुत रिफ्लेक्शंस थी, लेकिन बहरहाल खुद भी सोचा, कुछ लोगों ने भी समझाया कि देखें कभी कभार आदमी को कुर्बानी भी देनी पड़ती है और अपने आप को अगर आप समझें कि मुकम्मल तौर पर महफूज करके एक कोने में बैठ जाएं तो ये आप अपने फराइज से गफलत करें। क्योंकि मैंने अपना जो है जुडिशरी में जो अपना रोल था वो प्ले कर लिया। बहरहाल के अब एक तजुर्बा है, कानून और आइन से शनाशाई है, तो इस हवाले से मैंने सोचा और मुझसे बात की गई कि भाई अगर मैं इन चीज़ों को बरूए कार ला सकूं और कोई बेहतर कर सकूं किया जाए। यकीनन ये बड़ा रिस्की, आपने का फरमाया कि हॉट सीट है, इट इज़ डेफिनेटली अ हॉट सीट, लेकिन अभी से खामखा हम अंदेशों और खदशों में ना पड़े। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो भी सूरत हाल हो, जो नामसाइल और मुश्किल हालात हैं, जो स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस हैं, उनका मुकाबला सूझबूझ तदब्बुर से, लोगों के कोऑपरेशन से, सलाह मशवरे से किया जाए और कोई अगली सिचुएशन को ना बढ़ने दिया जाए और उसको जितना मुमकिन हो सके अवॉइड किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस राइड मकबूल बाकी साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आज टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।